नमस्कार विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 10 के अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय के सिद्धांत भाग 5 की चर्चा कर रहे हैं और आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे एनसीईआरटी अनुभाग 6.3 यानी कि एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार 6.3 में जो भी बातें बताई गई हैं हम उनकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यह अस्वीकृत है। इसके बाद चलिए जानते हैं कि आज व्याख्यान के जो हम पढ़ने वाले हैं उद्देश्य क्या है, आज क्या क्या आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आज हम प्रमुख पशु हार्मोन्स के कार्यों की पहचान, उनकी व्याख्या, उनके स्रोतों और उनके लक्ष्य अंगों से सहित संबंधित जानकारियों को प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम जंतुओं में अंतःस्रावी और तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय क्रियाविधियों के बीच अंतर करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम हार्मोन असंतुलन के प्रभावों का विश्लेषण करेंगे और यह देखेंगे कि वे एक जानवर यानी कि जंतु के स्वास्थ्य और उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद हम पशु प्रणालियों में हार्मोन नियमन से जुड़े प्रतिक्रिया तंत्रों का अन्वेषण करेंगे और सारांश निकालेंगे कि हमने आज इस व्याख्यान में जो जो भी पढ़ा उनको हम एक बार संक्षेप में दोहराएंगे। तो यह उद्देश्य थे हमारे। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी के अनुसार हम किन किन विषयों को इसमें शामिल करने वाले हैं, तो आज के इस व्याख्यान में हम 6.3 जंतुओं में हार्मोन कैसे कार्य करते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। फिर हम गतिविधि 6.3 पर चर्चा करेंगे और गतिविधि 6.4 पर भी चर्चा करेंगे और अंत में हम देखेंगे सारांश। एनसीईआरटी पाठ्यगत प्रश्नों की भी चर्चा हम करने वाले हैं। मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे, यानी कि जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बिंदु महत्वपूर्ण है उनको एक बार देखेंगे और अंत में बात करेंगे रोचक प्रश्नों की जो आपको खुद से देखने हैं, उन्हें खुद से हल करने की कोशिश करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन्स की, और जंतुओं में हार्मोन्स के परिचय से इस व्याख्यान को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो सूचना संचरण का रासायनिक माध्यम होते हैं हार्मोन्स, यानी कि रासायनिक सूचना संचरण के साधन का अर्थ होता है कि कोशिकाएं रासायनिक संकेतों का उपयोग करके कैसे संवाद करती हैं। जब कोई कोशिका कोई संदेश भेजने की आवश्यकता होती है तो वह विशिष्ट रासायनिक पदार्थों को मुक्त करती है, जिसे हम अणु संकेतन के नाम से जानते हैं या फिर संकेतन अणु के नाम से भी जानते हैं, जो शरीर के माध्यम से या शरीर के भीतर लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए यात्रा करते हैं, गमन करते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को सक्रिय करके जानवरों को लड़ने या फिर भागने की प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो भी कार्य जंतु कर पाते हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हार्मोन शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, इसलिए हार्मोन्स को हम रासायनिक संदेश वाहक भी कह सकते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और रक्त प्रवाह में मुक्त किए जाते हैं, जिससे वे शरीर के माध्यम से यात्रा करते हैं और सभी कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले मुख्य बिंदु की। जब हार्मोन्स का परिचय देते हैं तो यह भी जानते हैं कि तंत्रिका आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं जिनसे तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, जबकि हार्मोन्स पूरे शरीर में फैलते हैं। तंत्रिका संदेश बहुत तेज लेकिन क्षणिक होते हैं, जबकि हार्मोनल संकेत जो होते हैं वो बहुत ही व्यापक और लंबे समय तक बने रहने वाले होते हैं। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो अंतःस्रावी तंत्र जो होता है विभिन्न ग्रंथियों का समूह है जो हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की आंतरिक गतिविधियों का नियमन करता है। यह तंत्र पाचन, विकास और प्रजनन जैसी क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। और अगर उदाहरण के लिए हम बात करें कि हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं, तो अगर हम एक जंतु की बात करें, गिलहरी आपने सबने देखी होगी। तो जब एक गिलहरी होती है वह जब डर को महसूस करती है तो उसके शरीर में एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है एड्रेनालाइन। तो एड्रेनालाइन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है जो उसे अतिरिक्त ऊर्जा देता है। यह हार्मोन उसके हृदय की धड़कन को तेज कर देता है ताकि उसकी मांसपेशियां भागने के लिए सक्रिय हो जाएं। तो इस प्रकार हार्मोन्स के स्रवण के कारण ये इस प्रकार की क्रियाएं हो पाती हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस आरेख में मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को किस प्रकार समझाया गया है। और यह चित्र जो एक चित्र है, पहला चित्र आपको नर का है, दूसरा मादा का है, यानी कि दोनों ही प्रकार के लोगों में कैसे दिखाई गई है कि प्रमुख हार्मोनल ग्रंथियों को किस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसमें मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथि होती है और हाइपोथैलेमस से लेकर के गर्दन में अवटु
ग्रंथि छाती में थाइमस, पेट में अग्नाशय, इस प्रकार की ग्रंथियों को भी इस चित्र से दर्शाया गया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितने प्रकार की ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तो हमने जंतुओं में हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, किन किन क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनकी बातें समझ ली। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स को हम कितने समूहों में विभाजित करते हैं। तो हम हार्मोन्स के विभाजन की बात करने वाले हैं अब। तो यहाँ पर ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स एमिनो अम्लों की श्रृंखला से बने हुए होते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। पीयूष और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स मस्तिष्क से स्रावित होकर अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड जैसे कि कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडायोल और प्रोजेस्टेरोन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी स्रावित होते हैं और ये हमारे प्रजनन के कार्यों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। उसके अलावा यह थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न एक होता है थायरोनाइन्स, यानी कि यह एक थायराइड हार्मोन होता है और यह थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन को संदर्भित करता है। इन हार्मोन की संरचना में आयोडीन तत्व एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। उसके बाद हम एमिनो अम्ल वाले हार्मोन्स की अगर बात करें तो इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं एड्रेनालाइन, इसे हम एपिनोफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो इस श्रेणी का प्रमुख उदाहरण है जो शरीर की लड़ने की शक्ति, क्रिया करने की शक्ति को सक्रिय करता है। तो जो एमिनो अम्ल से बने होते हैं वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार हम हार्मोन्स को विभिन्न प्रकार से विभाजित कर पाते हैं और इनके उदाहरण भी हमने समझे। अब आगे बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन्स निर्मुक्त करने वाली ग्रंथियों के बारे में। तो जब हम इन ग्रंथियों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहली ग्रंथि का नाम आता है पीयूष ग्रंथि, फिर होता है एक थायराइड ग्रंथि, फिर होती है पैराथायराइड ग्रंथियां, एड्रिनल ग्रंथियां, अग्नाशय, जनन ग्रंथियां, पाइनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो इस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो जंतुओं में हार्मोन्स को निर्मुक्त करती हैं, मुक्त करती हैं। हम एक एक करके सभी ग्रंथियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो अगर हम पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है और क्योंकि यह शरीर की अधिकांश अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्यों को नियंत्रित और नियमित करती है। मस्तिष्क के आधार पर स्थित यह हार्मोन्स का उत्पादन और स्राव करती है जो वृद्धि, चयापचय, प्रजनन और तनाव प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं। और वह मुख्य हार्मोन्स जो ये उत्पन्न करती है कौन कौन से होते हैं। एक होता है वृद्धि हार्मोन्स जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और यह हार्मोन्स बच्चों में सामान्य शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। वयस्कों में हड्डियों व मांसपेशियों के रखरखाव में भी बहुत मदद करता है। इसके अलावा एक होता है एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथियों यानी कि गुर्दे के ऊपर स्थित जो ग्रंथियां होती हैं उनको कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन्स का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। ये शरीर की तनाव प्रतिक्रिया और चयापचय को विनियमित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह करता है, यह हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है ताकि वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन और स्राव कर सके। और आप इस चित्र में पीयूष ग्रंथि को देख सकते हैं जो कि हमारे मस्तिष्क के भीतर पाई जाती है। इसके एक भाग में मानव मस्तिष्क के भीतर ग्रंथि का स्थान दिखाया गया है और दूसरा भाग ग्रंथि की विस्तृत संरचना को बता रहा है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि की संरचना कैसी होती है। तो हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपनी दूसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में हम क्या जानते हैं कि यह कौन कौन से हार्मोन्स का उत्पादन करती है। तो यह करती है थायरॉक्सिन जिसे हम T4 के नाम से भी जानते हैं। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित यह एक हार्मोन होता है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं और शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन या फिर इसे हम T3 के से भी प्रदर्शित करते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें कि थायराइड ग्रंथि क्या कार्य करती है तो क्या मैंने बताया आपको कि या इन हार्मोनों का प्राथमिक कार्य क्या है, शरीर के उपापचय को नियंत्रित करना, उपापचय की गति को नियंत्रित करना और ये निर्धारित करते हैं कि शरीर भोजन को ऊर्जा में कितनी तेजी से बदल सकता है। शरीर के वृद्धि और विकास को बढ़ावा देते हैं। हड्डियों, मांसपेशियों और मस्तिष्क के उचित विकास को यह सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा अगर हम
इसकी संरचना की बात करें तो यह आपके गले में पाई जाती है। तो इसकी संरचना आप देख सकते हैं कि गले के नीचे एक दाएं थायराइड ग्रंथ दिख रही है, एक बाएं थायराइड ग्रंथ दिख रही है और श्वास नली और गले के बीच में स्थित है। तो यह संरचना थायराइड ग्रंथ की संरचना को बता रही है। इसके बाद अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथ की। तो अब हम पैराथायराइड ग्रंथियों और उनकी शरीर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये क्या करती है, कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करती हैं और थायराइड के पीछे स्थित होती है। अगर इसकी बताएं कि इसकी स्थिति की बात करें तो यह छोटी अंतरास्रावी ग्रंथियां हैं जो गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि की पिछली सतह पर स्थित होती हैं और कौन से हार्मोन का उत्पादन करती है, ये करती है पैराथायराइड हार्मोन्स का उत्पादन। और यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। या हड्डियों से कैल्शियम को रक्त में छोड़ने, गुर्दों द्वारा कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाने और पाचन तंत्र से कैल्शियम के अवशोषण को प्रोत्साहित करती है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह बिल्कुल इसके ठीक पीछे, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दाएं थायराइड ग्रंथि है, बाएं थायराइड ग्रंथि है। तो इस चित्र में गर्दन के सामने अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि देख पा रहे हैं आप। इसी के ठीक पिछले भाग में पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो इस प्रकार हमने पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथियों के बारे में। ये कहाँ होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो मानव शरीर में दोनों गुर्दों के ठीक ऊपर स्थित होती हैं और ये दो भागों यानी कि बाहरी कॉर्टेक्स और आंतरिक मेडुला से मिलकर के बनी होती है और ये दोनों भाग अलग अलग हार्मोन्स का श्रवण करते हैं। मतलब कि जो एड्रिनल ग्रंथियां हैं ये दो भागों से मिलकर बनी और ये दोनों ही भाग दो अलग अलग हार्मोन्स का श्रवण करते हैं। मतलब एड्रिनल ग्रंथियां दो प्रकार के हार्मोन्स का श्रवण कर पाती हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉर्टिसोल। यह जो कॉर्टिसोल होता है यह एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो मानव शरीर की तनाव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और चयापचय को प्रभावित करता है, शरीर में सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। एक होता है एल्डोस्टेरोन और जो यह एल्डोस्टेरोन होता है यह हार्मोन शरीर में नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड और पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह गुर्दों को रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए भी बहुत सहायक होता है। और इसके अलावा एक एड्रेनालाइन यानी कि एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है जो कि शरीर में गति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है, कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है और स्थितियों में जैसे कि आपातकालीन स्थितियां अगर आ जाए, हृदय की गति, रक्तचाप, ऊर्जा के स्तर को तेजी से बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा हम अगर इनके कार्यों की चर्चा करें तो तनाव प्रतिक्रिया प्रतिबंधन, इसका मतलब एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल मिलकर के शरीर को शारीरिक या भावात्मक तनाव का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और वे शरीर की ऊर्जा को खतरे का सामना करने से बचाने के लिए भी जरूरी होते हैं। और चयापचय क्रियाओं की बात करें तो ये हार्मोन्स प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के टूटने को नियंत्रित करते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह प्रक्रिया रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में भी बहुत मदद करती है। इसके अलावा रक्तचाप नियमन में भी यह बहुत आवश्यक होता है। और अगर एड्रिनल ग्रंथि की संरचना की बात करें तो यह आरेख एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति और आंतरिक संरचना को दर्शा रहा है जो आपको अभी दिख रहा है। इस चित्र के बाईं ओर ग्रंथि को बाएं गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित दिखाया गया है और दाईं ओर ग्रंथि का जो अनुप्रस्थ काट है जिसमें बाहरी कॉर्टेक्स और आंतरिक मेडुला भागों को स्पष्ट किया गया है और नामांकित किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की संरचना होती है जो एड्रिनल ग्रंथि को बताती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अग्नाशय की। तो अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो प्रमुख दो हार्मोन्स, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन, इन दोनों का उत्पादन करता है जो शरीर में रक्त के शुगर स्तर को नियंत्रित करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये दोनों हार्मोन्स रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा कम करता है जबकि ग्लूकागॉन इसे बढ़ाने में मदद करता है जिससे शरीर का ऊर्जा संतुलन बना रहता है। और आप इस चित्र में अग्नाशय की स्थिति भी देख पा रहे हैं। यह चित्र पित्ताशय, सामान्य पित्तदली, अग्नाशय वाहिनी और ग्रहणी के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। इसमें अग्नाशय के मुख्य भाग जैसे कि शीर्ष, काय और पूंछ को भी नामांकित किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पित्ताशय होता है, अग्नाशय, उसके नीचे ग्रहणी होती है, एक अग्नाशय वाहिनी होती है और एक सामान्य पित्त वाहिनी होती है। यह चित्र अग्नाशय को दर्शा रहा है। इसके बाद हम टेस्टिस और ओवरीज यानी कि गोनेडस ग्रंथियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एक लिंग हार्मोन का उत्पादन करते हैं। अब लिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेस्टोस्टेरोन यानी कि यह मुख्य रूप से
पुरुषों के लिए हार्मोन्स जो है पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है जो मुख्य रूप से वृषण द्वारा निर्मित होता है और यह शुक्राणु उत्पादन और पुरुषों में शारीरिक विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद एक होता है एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो कि महिला हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। यह महिला प्रजनन तंत्र के विकास और मासिक धर्म के चक्र को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर होता है एक प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी एक प्रकार का महिला वाला हार्मोन है जो एस्ट्रोजन के साथ मिलकर कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। यह गर्भावस्था के शुरुआती चरणों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आवश्यक बातों की बात करें यानी कि ये हार्मोन शरीर में कई महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य होते हैं, जैसे कि जनन कार्य यानी कि ये हार्मोन जनन कोशिकाओं के निर्माण और निषेचन प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं जो प्रजनन की नींव रखते हैं। इसके बाद और कौन से कार्य करते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो आपको वृषण यानी कि नर के जनन अंगों का चित्र दिखाया गया है, उसके बाद अंडाशय यानी कि मादा का दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो हार्मोन स्रावित होते हैं क्या मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन, एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि कौन से पुरुष के लिए है और कौन से महिला के लिए हैं। इस प्रकार हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि इनकी संरचना, इन ग्रंथियों की संरचना कैसी होती है। इसके बाद एक होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या होती है, इनकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। तो यह मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के बिल्कुल केंद्र के पास दो गोलार्धों के बीच स्थित एक बहुत ही छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और यह ग्रंथि मुख्य रूप से मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है और स्रावन करती है। मेलाटोनिन का स्तर प्रकाश की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है, अंधेरे में बढ़ता है और प्रकाश में कम हो जाता है। इसके अलावा यह क्या करती है, मेलाटोनिन हमारे हार्मोन शरीर के दैनिक लय या फिर नींद जागने के चक्रों का विनिमय करती है और यह शरीर को बताती है कि कब सोने का समय हुआ है, कब जागने का समय हुआ है, जो हमारी नींद की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। तो इस प्रकार नींद के लिए जो जिम्मेदार होता है मेलाटोनिन होता है हार्मोन, जो कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो मैंने क्या बताया, मस्तिष्क में स्थित होती है। तो मस्तिष्क के बिल्कुल केंद्र में आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा बिंदु आपको लाल रंग से दिखाया गया है जो कि पीनियल ग्रंथि को बता रहा है। तो इस चित्र से आप इसे भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन का उत्पादन करती है। थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसका उत्पादन करती है। अब जो थाइमस एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है जहां पर अपरिपक्व टी कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट में बदल जाती हैं। ये प्रशिक्षित टी कोशिकाएं बाद में शरीर को संक्रमण, वायरस और बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। और अगर हम इनके चित्र की बात करें, इनकी संरचना की बात करें तो आप इस चित्र में देख सकते हैं थाइमस ग्रंथि की संरचना को बताया गया है। इसके बाद हम फ्लाइट प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, क्या होती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है जहां मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। गतिविधियों की बात करें तो इस प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर के काम करती हैं। हृदय के ऊतक रक्त संचार बढ़ाते हैं, फेफड़े के ऊतक ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज करते हैं और मांसपेशियों के ऊतक तनावपूर्ण स्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एड्रेनलिन वह मुख्य रासायनिक स्रोत है जो रक्त प्रवाह में मिलकर शरीर की हाई अलर्ट यानी कि संकेत देता है और यह हार्मोन ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है जिससे शरीर को तात्कालिक कार्य करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद हार्मोन स्राव में अधिवृक्क ग्रंथियों की भूमिका की अगर हम बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथियां गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित होती है जो संकट के समय सीधे रक्त में एड्रेनलिन छोड़ती हैं और ये ग्रंथियां ही शरीर की आपातकालीन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और विभिन्न अंगों को संदेश भेजने का प्रमुख केंद्र होती हैं, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद एड्रेनलिन का शरीर पर क्या प्रभाव होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ये हृदय गति जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, एड्रेनलिन हृदय को तेजी से और अधिक बलपूर्वक पंप करने के लिए उत्तेजित करता है जिससे रक्त संचार तेज हो जाता है, जिससे शरीर की मांसपेशियों और महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व जल्दी पहुंच जाते हैं जो ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है जहां शरीर रक्त प्रवाह को कम आवश्यक क्षेत्रों जैसे कि पाचन क्रिया और त्वचा इनसे दूर करता है और उसे मस्तिष्क, हृदय और कंकाल की मांसपेशियों से की ओर मोड़ देता है।
और श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी कि एड्रेनलिन फेफड़ों की श्वास नली को फैलाता है जिससे अधिक हवा अंदर जा सकती है। इसके साथ ही श्वास की गति और भी गहराई में बढ़ जाती है जिससे रक्त में ऑक्सीजन का अवशोषण अधिकतम होता है। इसके बाद एड्रेनलिन जो होता है वो क्या करता है, मांसपेशियों में ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा के स्रोत के प्रवाह को बढ़ाता है और उन्हें सिकुड़ने की क्षमता को तेज करता है। यह मांसपेशियों को अचानक तीव्र शारीरिक गतिविधि जैसे कि दौड़ने या फिर लड़ने के लिए तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है और यह अंतःस्रावी तंत्र का एक हिस्सा होता है। तो ये सभी प्रभाव अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होते हैं क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन्स अधिवृक्क ग्रंथियों से जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का हिस्सा है द्वारा सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। तो हम अब बात करने वाले हैं हार्मोन्स और वृद्धि नियमन की। तो जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पौधे एक खास दिशा में बढ़ते हैं और सूरज की रोशनी की तरफ या पानी की ओर। तो एक खास दिशा में ही पौधे आगे बढ़ते हैं जो दिशात्मक विकास को दर्शाता है। जानवरों में विशिष्ट स्थानों में नियंत्रित विकास की अगर हम बात करें, क्या करते हैं हार्मोन्स, क्योंकि हम हार्मोन्स और वृद्धि नियमन की बात कर रहे हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं पौधों और जानवरों की जब हम बात करते हैं तो पौधों में क्या देखने को मिलता है, एक दिशात्मक विकास मिलता है। और जब हम जानवरों की यानी कि जंतुओं की बात करते हैं वहां पर जंतुओं में विशिष्ट स्थानों पर नियंत्रित वृद्धि का तात्पर्य यह है कि पशु केवल अपने शरीर के कुछ क्षेत्रों जैसे कि अंग, दांत, हड्डियों इनमें ही बढ़ते हैं, ना कि पूरे शरीर में बढ़ते हैं। तो यह हार्मोन्स के आनुवांशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वृद्धि सही समय और स्थान पर हो। उसके बाद उचित विकास के लिए हार्मोनल संतुलन का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि शरीर को ठीक से बढ़ने के लिए हार्मोन्स का सही मात्रा में मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम उदाहरण की बात करें तो आयोडोनीकृत नमक जो होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला आवश्यक आयोडीन प्रदान करता है जो शरीर में उपापचय, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया होती है। अब हार्मोनल असंतुलन के कारण की अगर हम बात करें तो जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायरॉक्सिन नहीं बना पाती। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रंथि बड़ी होने लगती है जिससे गले में सूजन आती है जिसे हम गाइटर नामक बीमारी कहते हैं, तो जो आयोडीन की कमी से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर गले में सूजन होती है तो इसे हम थायराइड ग्रंथि की कारण होती है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी को पूरा नहीं कर पाती है जिससे हमारे गले में सूजन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बचपन में वृद्धि हार्मोन बहुत कम हो तो शरीर की लंबाई उग जाती है, बौनापन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इनका श्रवण होता है तो विशालकायता भी देखने को मिल जाती है। तो यह सब कुछ हार्मोन के असंतुलन के कारण ही देखने को मिलता है। इसके अलावा वृद्धि नियमन में पीयूष ग्रंथि कितनी सहायक है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। तो यह मुख्य रूप से वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करती है और अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है जिससे शरीर का संपूर्ण विकास नियमित होता है। इसके अलावा विकास पर हार्मोनल प्रभावों की अगर हम और उदाहरण की बात करें तो हमने क्या देखे, हमने इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि गले में घेंगा रोग हो जाता है थायराइड ग्रंथि के कारण, और किस प्रकार ये ग्रंथि देख सकते हैं आप, बढ़ी हुई ग्रंथि किस तरह दिख रही है। इस बीमारी को हम गाइटर के नाम से यानी कि घेंगा के नाम से भी जानते हैं। तो यह होता है कब, जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं स्रावित कर पाती, तो इस प्रकार गले में सूजन देखने को मिल जाती है। तो यह हार्मोनल असंतुलन के उदाहरण है कि अगर हार्मोन ज्यादा मात्रा में भी होगा तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, कम मात्रा में होगा तो भी वो नुकसान का ही कारण बनेगा। अब किशोरावस्था और हार्मोनल परिवर्तन को समझते हैं कि हार्मोन में परिवर्तन के बाद किशोरावस्था में कैसे कैसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के दौरान कुछ परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं, व्यक्ति कैसे वयस्क होते हैं। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन इसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज भारी होना इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है जो कि उनके मासिक धर्म, स्तनों का विकास, इन सब से संबंधित होता है। इसके अलावा शारीरिक और भावात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। शारीरिक जैसे कि लंबाई का बढ़ना, शारीरिक बनावट में बदलाव और द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास। भावात्मक जैसे चिड़चिड़ापन या फिर संवेदनशीलता, अपनी पहचान व स्वतंत्र बनने की जो इच्छा होती है, ये सब हार्मोनल परिवर्तन के कारण ही देखने को मिलता है।
हार्मोन पर यौन परिपक्वता यानी कि हार्मोन संदेश रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो कई शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि यौन परिपक्वता भी शामिल होती है इसमें। तो यह भी हार्मोन से संबंधित होता है। इसके बाद अगर हम मधुमेह और इंसुलिन की बात करें हार्मोन्स की, क्या मैंने आपको यहाँ तक सब कुछ बता दिया कि जंतुओं में हार्मोन्स किस किस किन किन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और इनके उदाहरण क्या हैं, इनकी अधिकता यानी कि इनके संतुलन से क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, किशोरावस्था में क्या प्रभाव देखने को मिलता है पुरुषों में और स्त्रियों में। इसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं, मधुमेह एक रोग होता है और इंसुलिन एक हार्मोन होता है, तो ये कैसे एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, तो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की रक्त में शर्करा के नियमन की क्या भूमिका होती है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो शरीर के कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने की अनुमति देकर रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसका उपयोग फिर से ऊर्जा के लिए किया जाता है या संग्रहित किया जाता है। और इसके बाद अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। अग्नाशय एक अंग है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करता है। मैंने आपको इन दोनों के बारे में पहले बता दिया, जो शरीर में रक्त के शुगर स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। और मान लो कि अपर्याप्त इंसुलिन हो जाए तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। शरीर में इंसुलिन की कमी का अर्थ है कि कोशिकाएं ग्लूकोज को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाती, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इससे थकान, अत्यधिक प्यास और बार बार पेशाब आना महसूस होता है। रक्त शर्करा संतुलन का क्या महत्व है कि रक्त में शर्करा का संतुलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को स्थिर रखता है, जो कोशिकाओं के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। जब रक्त में शर्करा बहुत कम होती है तो यह अंगों को क्षति पहुंचाता है, या फिर अधिक होती है तो भी यह क्षति पहुंचाता है, तो मधुमेह जैसी बीमारियों का यह कारण बन सकती है। अब हम क्या करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इस इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में इंसुलिन का जब इंसुलिन हार्मोन अंदर डाला जाता है, तब हमारा शरीर जो होता है वो जो हमारा शुगर होती है यानी कि शर्करा होती है उसकी मात्रा को बराबर कर पाता है, संतुलित कर पाता है। तो इस प्रकार मधुमेह नामक बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मधुमेह में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या इसका उचित रूप से उपयोग नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है। तो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, रक्त में शर्करा को संतुलित करने के लिए हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है, और आप इस चित्र से इसे समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हार्मोनल प्रतिक्रिया तंत्र की। तो शरीर विभिन्न हार्मोन का उपयोग करके शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं? अंतःस्रावी तंत्र प्रतिक्रिया पार्श्वों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक वातावरण में स्थिरता या स्थैतिक संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद प्रतिक्रिया पास में हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में संतुलन बनाने के लिए एक साथ काम करती हैं। फिर ये जो तंत्र होते हैं शरीर में हार्मोन के स्तर को संतुलित रखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रतिक्रिया क्रिया विधियों के प्रकार। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्थैतिक संतुलन होता है, यानी कि शरीर के स्थैतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये दो प्रकार से काम करते हैं, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया और एक होता है नकारात्मक प्रतिक्रिया। तो अगर हम नकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे आम प्रकार का नियंत्रण यह तंत्र होता है या किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है और शरीर को उसकी सामान्य स्थिति में वापस लाने का प्रयास करता है। जब कोई स्तर बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है तो यह तंत्र उसे सही सीमा में लौटा देता है। और अगर बात करेंगे हम सकारात्मक प्रतिक्रिया की, तो यह मूल प्रेरणा को बढ़ाता है और कम सामान्य होता है। यह मूल प्रेरणा या उत्तेजना को तब तक बढ़ाता है जब तक कि कोई विशिष्ट परिणाम प्राप्त न हो जाए। तो इस प्रकार हमने प्रतिक्रियाओं के प्रकार देख लिए। उदाहरणों में शामिल है हार्मोन नियमन और शरीर का तापमान नियंत्रण। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नकारात्मक प्रतिक्रिया के उदाहरण। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण है? रक्त में शर्करा का नियमन। जब रक्त में शर्करा अधिक होती है तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित किया जाता है। हमने ये जानते हैं, हमने अभी पढ़ा। इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है। एक बार सामान्य स्तर प्राप्त होने पर इंसुलिन स्राव निरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार ये चक्र होता है जो चलता रहता है। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है इंसुलिन का कम हो जाना हमारे शरीर में। तो इंसुलिन से संबंधित नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को दर्शाने वाली आकृति में
भोजन के बाद रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि होने पर प्रक्रिया शुरू होती है। इसे अग्नाशय को इंसुलिन स्रावित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है। जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर कम होता है, अग्नाशय इंसुलिन उत्पादित करना कम कर देता है, जिससे शरीर में स्थित रक्त शर्करा स्तर बनाए रखने के लिए वाला जो एक प्रतिक्रिया चक्र है वो बन जाता है। तो हम अब सकारात्मक प्रतिक्रिया के उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करता है, सकारात्मक प्रतिक्रिया एक प्रणाली के प्रभावों को प्रवर्धित करती है, यानी कि जो प्रारंभिक परिवर्तनों को पुष्ट करके मूल अवस्था में वापसी के बजाय प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। तो यह प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि इसका उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का प्रसव के दौरान स्राव इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, संकुचन को बढ़ाता है और ये संकुचन इसके स्राव को और उत्तेजित करता है। तो जब यह पास तक जारी रहता है, जब तक कि जन्म प्राप्त ना हो जाए, तब तक यह लगातार बहता रहता है। तो इसके लिए चक्र हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो यह एक प्रकार का सकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अब प्रतिक्रिया तंत्रों के महत्व पर चर्चा हम करेंगे। तो इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। प्रतिक्रिया तंत्रों का अगर हम महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो इनका मुख्य कार्य शरीर के आंतरिक वातावरण जैसे कि तापमान और जल संतुलन को स्थिर रखना होता है, ताकि बाहरी बदलावों का शरीर पर बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके बाद शारीरिक प्रक्रियाओं के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास से बचने के लिए इन तंत्रों के माध्यम से विचलनों का सुधार किया जाता है। मतलब कि यदि शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है तो ये तंत्र तुरंत उस कमी या फिर अधिकता को सुधारते हैं, जिससे हम बीमारियों और शारीरिक विकारों से सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद उपापचय, वृद्धि और प्रजनन जैसी प्रक्रियाओं के लिए भी यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गतिविधि 6.3 की। इस गतिविधि में हम क्या करते हैं कि हम पहले चित्र 6.7 को देखेंगे। अभी हम वो चित्र देखेंगे और चित्र में दिए गए अंतःस्रावी ग्रंथियों की पहचान करेंगे। तो इनमें से कुछ ग्रंथियों को सारणी 6.1 में सूचीबद्ध किया गया है और आपके पाठ्यक्रम में भी चर्चा की गई है। अन्य ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों का सहारा लेंगे आप और शिक्षकों से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार इस चित्र में आपको देख करके बताना है कि कौन कौन सी ग्रंथियां यहाँ पर हैं। तो यहाँ जो अंतःस्रावी ग्रंथियां आपको दिख रही हैं उनमें से एक पीयूष ग्रंथि है, जिसे हमने क्या कहा था, वह एक मास्टर ग्रंथि है, क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, मस्तिष्क के आधार पर स्थित है। और दूसरी हमारे पास इस चित्र में थायराइड ग्रंथि, जो कि गर्दन में स्थित होती है, एडम के सेब के ठीक नीचे, यानी कि आपको गर्दन के निचले हिस्से में अगले हिस्से में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि जो दिखती है वही होती है थायराइड ग्रंथि, जो शरीर के मुख्य ऊर्जा नियंत्रण के रूप में जानी जाती है। थायरॉक्सिन ट्राइडोथायोरुनिन T3 ट्रायोडोथायोरुनिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करती है, जो कि उपापचय, ऊर्जा और वृद्धि को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड ग्रंथियां आपको दिख रही है इस चित्र में, छोटी ग्रंथियां होती हैं, थायराइड के पीछे स्थित होती हैं। पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण करती है, जो कि रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। फिर एक एड्रिनल ग्रंथियां आपको इसमें दिख पा रही हैं, जो कि गुर्दों के ठीक ऊपर है। ये एड्रेनल यानी कि एपिनेफ्रिन और कार्टिसोल नाम के हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कि शरीर के तनाव को कम करने में मदद करता है और चयापचय को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनका उल्लेख चित्र में किया गया है वो कौन कौन सी हैं, हमने 4 देख ली, एक और है अग्नाशय। दोनों अंतःस्रावी और बहिस्रावी की तरह यह कार्य कर सकता है। और अंतःस्रावी जो भाग होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन स्रावित करता है, जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। फिर हम इस चित्र में एक पाइनल ग्रंथि को देख पाते हैं, जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारे नींद के लिए जिम्मेदार होता है। फिर हम जनन ग्रंथियों को देख पा रहे हैं। महिलाओं में अंडाशय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं, जो मासिक धर्म और प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करते हैं। पुरुषों में जो वृषण होता है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, जो शुक्राणु उत्पादन और पुरुषों के। तो हम कुछ अन्य ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं जो हार्मोन का उत्पादन करती हैं, जैसे कि गुर्दे। तो ये अंग रेनिन का उत्पादन करते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। और एरिथ्रोफाइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। हृदय क्या करता है, हृदय के एट्रियल न्यूट्रिएट्रिक फैक्टर यानी कि ANF का उत्पादन करते हैं, जो रक्तचाप और सोडियम संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है।
फिर एक होता है अप्लेसेंटा, ये क्या करता है, गर्भावस्था के दौरान अप्लेसेंटा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मानव कोरियोनिक गैनेडोट्रोपिन जैसे हार्मोन्स का उत्पादन करता है जो गर्भावस्था का समर्थन किया जा सके। फिर पाचन तंत्र के कुछ भाग जैसे कि पेट और आंतें हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो पाचन, भूख और पोषक तत्वों के अवशोषण को नियंत्रित करते हैं। अब गतिविधि 4 की चर्चा हम करने वाले हैं। हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है और उनके निश्चित कार्य क्या होते हैं। तो नीचे दिए गए हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि या कार्य के आधार पर तालिका को पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको क्रमांक 1 से लेकर 7 तक नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पर हार्मोन के नाम दिए रखे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम दिए हैं और आपको उनके कार्य भी दिए रखे हैं। तो हमें क्या करना है कि नीचे दिए गए हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि या कार्य के आधार पर तालिका को पूरा करना है। तो बाकी की बची हुई तालिका को हमें भरना है कि वहां पर कौन सा हार्मोन आएगा, कौन सी ग्रंथि आएगी और उनके कार्य क्या होंगे। तो हम कैसे देखेंगे, जब हम इस तालिका को पूरा कर पाएंगे तो देख सकते हैं कि वृद्धि हार्मोन के लिए पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार होती है जो सभी अंगों के वृद्धि को प्रेरित करती है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है, पुरुष के लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है, मादा जनन अंगों के विकास के लिए और मासिक चक्र के लिए जिम्मेदार होता है। एड्रेनलिन अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है और हृदय गति के लिए जिम्मेदार होता है। हार्मोन मुक्त करने वाले हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए यह प्रेरित करता है। तो इस प्रकार हमने इस तालिका को पूर्ण किया। अब हमने आज के व्याख्यान में क्या क्या प्रमुख बातें करी उनको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने हार्मोन्स जंतुओं में रासायनिक सूचना संचरण को सुगम बनाते हैं जिससे शरीर में व्यापक परिवर्तन हो, इसके बारे में पढ़ा। तनावपूर्ण स्थितियों में जैसे कि गिलहरी खतरे का सामना करती है तो शरीर क्या करता है, उससे लड़ने के लिए, तैयार करने के लिए उसे एक हार्मोन का स्रावण करता है जिसे हम एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं और उससे जो या उसकी हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्त प्रवाह को, मांसपेशियों को एक संकेत मिलता है जिससे वह लड़ने या फिर भागने के लिए तैयार हो जाती है। जो एड्रेनलिन होता है जैसे हार्मोन्स को शामिल करने वाले एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने में तंत्रिका आवेगों का साथ देती हैं। और पौधों में इसके विपरीत क्या होता है, जंतु नियंत्रण वृद्धि पैटर्न प्रदर्शित करते हैं जो थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन से प्रभावित होते हैं जिनके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा नाम का रोग हो जाता है जिसकी विशेषता थायराइड ग्रंथि के फूलने के कारण गर्दन में हुई सूजन से पता चलती है। वृद्धि में अनियमितताएं जैसे कि बौनापन, विशालकायता ये सब देखने को मिलती है। किशोरावस्था में यौन परिपक्वता का कारण पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। और अग्नाशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और मधुमेह प्रबंधन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसके अलावा और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी जो हमने आज सीखी कि हार्मोन स्तरों को प्रतिक्रिया तंत्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि संतुलन और उचित शारीरिक प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो आज की इस व्याख्यान में हमने सीखी वह इस प्रकार थी। अब हम पाठ्यनीति प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। इसमें पूछा गया है कि पशुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, इसको आपको बताना है। तो चलिए हम इस प्रश्न के हल को देखते हैं। इसका क्या समाधान है कि हार्मोन्स की मदद से पशुओं में रासायनिक समन्वय होता है, यानी कि हार्मोन्स वे रासायनिक द्रव होते हैं जो अंतःस्रावी तंत्र या निकाय की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और हार्मोन्स पशुओं के समग्र विकास और वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यानी कि पशुओं में जितना भी रासायनिक समन्वय होता है वह सभी हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जो कि जिसमें पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन में ऐसा क्या होता है कि हमें जो नमक खाना चाहिए उसमें आयोडीन होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आयोडीन जो होता है वह आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है और यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन चयापचय को नियंत्रित करता है। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले के पास होती है उससे एक हार्मोन्स का स्रावन होता है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं और यह किसके द्वारा होता है, जब हमारे शरीर में आयोडीन पहुंचता है। तो इस हार्मोन्स की कमी से क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। अगर यह हार्मोन नहीं देखने को मिलेगा, इसका स्रावन नहीं होगा तो एक
जो आकार होता है थायराइड ग्रंथि का वो अनियमित रूप से बढ़ने लग जाता है और इस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इस बीमारी को गाइटर या फिर घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि ये एक इस प्रकार का रोग होता है जिसमें गर्दन में सूजन आ जाती है। इसलिए थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आयोडीन युक्त नमक के सेवन की सलाह दी जाती है, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक सामान्य थायराइड ग्रंथि का चित्र आपको दिखाया गया है और उसके बाद एक फूली हुई ग्रंथि जिसे घेंगा रोग से पीड़ित व्यक्ति के गर्दन का आकार यहाँ पर दिखाया गया है और इस रोग को हम ग्वाइटर या फिर घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जिसमें कहा गया है कि जब एड्रेनालिन को रक्त में स्रावित किया जाता है तो हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम देखेंगे तो उत्तर यह है कि जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है या फिर आपातकालीन स्थिति में होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन्स का स्रावन होता है जिसे हम एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं। यह सीधे रक्त में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप श्वसन दर और रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, जिससे वे तत्कालीन स्थिति का सामना कर पाते हैं, क्योंकि यह श्वसन दर और रक्तचाप को बढ़ा देता है, तो जिससे व्यक्ति तैयार हो जाता है भागने के लिए या फिर उस स्थिति से निपटने के लिए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया। अब एक और प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि मधुमेह के कुछ मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन देकर के क्यों इलाज किया जाता है। मधुमेह का अगर मरीज है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो हल क्या है इसका कि मधुमेह का कारण अग्नाशय द्वारा हार्मोन संतुलन का कम या कोई स्राव ना होना होता है। मतलब अगर हमारा जो अग्नाशय होता है वो क्या करता है कि या तो वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन नहीं कर रहा है या फिर कम कर रहा है और हमारे रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है। तो जब हमारे रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है तो इस प्रकार की जो समस्या पैदा होती है इसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से भी जानते हैं। इंसुलिन रक्त में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। तो जब हमारे अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन कम होगा, रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाएगा, तो इससे हमारा शरीर अनियमित रूप से कार्य करेगा और मधुमेह से पीड़ित रोगियों को उनके रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन। और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंसुलिन ग्राही दिखाया गया है और इसके लिए द्वार दिखे हैं और यहाँ पर अग्नाशय आप देख सकते हैं जो कि पीले रंग से दिखाया गया है और इंसुलिन अग्नाशय में इंसुलिन रुधिर वाहिका ग्लूकोज इनके अणु आपको दिख रहे हैं। जब हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं व्यक्ति को तो वह क्या करता है कि नियंत्रित कर देता है हमारे रक्त के स्तर को हमारे शरीर में। अब देखो आज हमने क्या क्या मुख्य बातें पढ़ी, एक बार उन मुख्य नोट को दोबारा से दोहरा लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो एड्रेनलिन होता है हृदय की गति को बढ़ा देता है और रक्त प्रवाह को मांसपेशियों की ओर पुनर्निर्देशित करता है, जिससे लड़ने या भागने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, हमारा शरीर तैयार हो जाता है। और एड्रेनलिन जो होता है जैसे कि हार्मोन को शामिल करने वाले एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने में नौ आवेग की पूरक भूमिका निभाती है। इसके बाद आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग हो जाता है यानी कि घेंगा रोग हो जाता है, जिसकी विशेषता क्या होती है कि ग्रंथि फूल जाती है, गर्दन में सूजन देखने को मिलती है और वृद्धि में अनियमितताएं जैसे कि बौनापन, विशाल कायता, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो इनके द्वारा स्रावित जो वृद्धि हार्मोन्स है उनमें असंतुलन के कारण पैदा होती है। यानी कि अगर हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं अगर वे कम मात्रा में है तो भी समस्या देखने को मिलती है, अगर वे ज्यादा मात्रा में है तो भी समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद किशोरावस्था में यौन परिपक्वता के परिवर्तनों पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन द्वारा संचालित होते हैं। अग्नाशय द्वारा जो उत्पादित इंसुलिन होता है वो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और मधुमेह रोग के प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक होता है। हार्मोन स्तर को क्रिया विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि संतुलन और उचित शारीरिक प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित करी जा सके। अब हम बात करने वाले हैं दिलचस्प प्रश्नों की, यानी कि जो बहुत ही रोचक प्रश्न है, आपको इनको खुद से करना है और इनके हल को खुद से ढूंढना है। तो इस संबंध में हमारा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि एड्रेनालिन की क्रिया शरीर के एकाधिक अंग प्रणालियों को आपातकालीन स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए कैसे तैयार करती है और यह समन्वित प्रतिक्रिया केवल तंत्रिका आवेगों पर निर्भर करने की तुलना में क्यों अधिक प्रभावी होती है। तो आपको यह बताना है, यह आपको खुद से ढूंढना है। और अगला प्रश्न है कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संबंध में वृद्धि हार्मोन की भूमिका की व्याख्या करनी है। हार्मोन स्तर में होने वाले
परिवर्तन जो होते हैं वो किस प्रकार इन कारकों के साथ अंतःक्रिया करके किसी व्यक्ति की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर भी खुद से ढूंढना है। इसके साथ ही हमारा यह व्याख्यान समाप्त होता है। इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।